हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से आपके मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस ले लो, चाहे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ले लो, चाहे आपके मेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस पार्ट से बनते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर आपकी आर्टिकल आती है टोटल 12 से लेकर 35 तक। और कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर कितनी आर्टिकल्स है? तो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स हैं। ठीक है। एक और चीज़ कि इसको हमने कहाँ से लिया है? तो यूएस से लिया है, हमने इंस्पिरेशन लिया है। यूएस के अंदर उस टाइम पे चल रहा था बिल ऑफ राइट्स, और हमने उसी को इंस्पायर होकर हमने बनाया अपना फंडामेंटल राइट्स। एक और चीज़ कि इसे इंडिया का या फिर कह लो कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक्ट। तो आपको कभी ना कभी एक लाइन में पूछ लिया करें कभी कभी कि मैग्ना कार्टा एक्ट इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को कहा गया है? तो फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है मैग्ना कार्टा एक्ट, या फिर फंडामेंटल राइट्स का अनदर नेम क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक्ट आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ है। अब इसके अंदर आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 और 13, फिर आपका राइट टू फ्रीडम्स की आ जाएंगी, सारी आर्टिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर आपकी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम देखेंगे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, दोनों चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। और बाकी की जो 4 चीज़ें रहेंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो हुआ क्या? तो सबसे पहले इन लोगों ने कह दिया आर्टिकल नंबर 12 के अंदर कि इसकी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में क्या कहा गया? डेफिनेशन में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ लागू रहेंगी या कहाँ कहाँ पे उनका उपयोग किया जाएगा। तो हम सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ कहाँ अमल में होंगी? सेंट्रल में, स्टेट्स में और लोकल गवर्नमेंट में। तीनों जगह पे फंडामेंटल राइट्स होंगी। अगर इन तीनों जगह के अलावा भी कहीं पे एग्जिस्ट करना होगा तो इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है। क्या किया है? कि जहाँ तक यूनियन टेरिटरीज या फिर टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, पूरे देश का जहाँ तक विस्तार है, उस पूरे विस्तार के अंदर फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करेंगी, चाहे किसी भी तरीके से करें पर राइट नाउ एग्जिस्ट करेंगी। ये इसका पहला डेफिनेशन में लिखा गया है। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में ये चीज़ समझाई गई है कि संविधान चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अभी रहे या ना रहे, या रहा या ना रहा, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए उन लोगों एक चीज़ इन लोगों ने 13 नंबर में दे दी थी। क्या कहा गया? सपोज कि ये बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम बात करते हैं पोस्ट की, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब, जब नहीं था तब कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन थे हमारे पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी हमने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, ये पोस्ट वाला और ये चेंज वाला। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था पता है? कि कुछ ऐसी मान्यताएं थी, कुछ खुद के रूल्स थे, कुछ पर्सनल रूल्स बनाए हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में थी। तो होगा क्या? तो लोगों ने आर्टिकल नंबर 13 में ये स्पेसिफाई किया कि अगर जो आपके पहले के नियम हैं, अगर उनके कारण जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसका उल्लंघन होता है या उसके अगेंस्ट जाते हैं, या फिर उसमें से किसी भी आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप उसको इस आज के भारत के अंदर आप उसको लागू नहीं कर सकते। और उसके बाद आगे क्या कहा गया? कि आगे जाके कोई भी आप ऐसा कानून बनाते हो या फिर किसी भी, अब तो बनना मुश्किल है क्योंकि संसद पूरी प्रोसेस चलती रहती है, तो उसके लिए उसने लोगों ने स्पेसिफाई किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी उसके लिए जवाबदार नहीं होंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि आपको भी बनाना नहीं है। तो दोनों चीज़ों में कंसिडर किया गया कि आपका पहला बना हुआ है वो भी इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐड होगा आपके कुछ पार्ट, ऐसा नहीं कि सारा का सारा ऐड नहीं होगा। हाँ, ऐड होगा। जो संविधान को लागू करने की हर वो चीज़ थी, प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत आता होगा तो हम उसको मानेंगे। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता होगा तो हम उसको डेफिनेटली मानेंगे। अगर वो उसके अगेंस्ट में होगा तो हम उसको निकाल देंगे। तो ये हो गया उनका पोस्ट वाला। उन लोगों ने ये भी कहा कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ आगे ऐड होगा, तो उसके अंदर भी अगर कोई चेंजेस करने होंगे या चेंज हम करेंगे फ्यूचर में, तो हम लोग हमारी फंडामेंटल राइट्स को देख के करेंगे। ना हम इसका अगेंस्ट जाएंगे, ना हम इनके विरोध में कभी चलने वाले हैं। हम इनको साथ में लेके ही आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 13। अब आ जाओ अपने मेन आर्टिकल से, यहाँ शुरू होता है जो है आपका आर्टिकल नंबर 14। क्या है? राइट टू इक्वालिटी। कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का हक।
इसमें दो टर्म का यूज़ किया गया। पहले लाइन में यूज़ किया गया क्या, EBL इक्वालिटी बिफोर लॉ और EPL इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि दुनिया में हर इंसान, दुनिया का मतलब भारत का हर इंसान सामान्य रहेगा। इस एक्ट के अंतर्गत भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो महिला हो या बॉय हो, कोई भी हो, वो दोनों इक्वल रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। EBL इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज लोगों ने स्पेसिफाई कर दी, किस चीज़ के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन मतलब कि चाहे लड़का मर्डर करे या लड़की मर्डर करे, दोनों के लिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होगा, ठीक है। दोनों को सजा भी सेम ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये लड़की है तो इसने थोड़ा सा कम चाकू मारा हो तो उसको थोड़ी सी कम सजा दो, ऐसा नहीं था। दोनों ने मर्डर किया मतलब दोनों को सजा सेम मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे लोग अपवाद में हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक होता है अपने गवर्नर, जो होते हैं ना वो चीज़। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि आप कुछ भी करें, आप जब तक अपने पोजीशन के ऊपर 5 साल तक बैठे हैं तब तक आप कुछ भी करोगे, आपके ऊपर लीगल इंक्वायरीज नहीं होंगी, आपके ऊपर लीगल इंक्वायरी नहीं होगी। और वही चीज़ गवर्नर के अंदर भी है कि 162 के आर्टिकल के अंतर्गत अगर आप ऑन पेपर, जब तक आप उस टर्म में हो, उस टर्म के अंतर्गत अगर आप कुछ भी नियम का उल्लंघन करते हो तो आप किसी को जजेबल नहीं हो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं बैठ सकता। तो इसका फायदा है ना, बहुत पहले बहुत लोगों ने उठाया था। जब देश आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब इसके ऊपर बहुत विवाद हुए, बहुत चर्चा हुई कि भाई इसका लोग बहुत नेगेटिव फ़ायदा उठा रहे थे। इसका मतलब ऐसा हो चुका था कि कोई भी अगर इस इंसान है वो प्रेसिडेंट के अहदे में बैठ के उसको लग रहा है कि भाई अगर ये इंसान मेरे को आगे जाके मेरे को कॉम्पिटिशन दे सकते, मैं उसको मर्डर करा देता हूँ, तो उसके ऊपर इंक्वायरी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 71 में कह दिया है कि ऑन पेपर अगर प्रेसिडेंट अगर उस टाइम पर रूल कर रहा है तो उसका मर्डर करने के बाद उसको किसी को आंसर नहीं देना है। बट यहाँ पे चेंज हुआ। चेंज क्या किया गया, उसी दिन डिस्कशन में चेंज हुआ था कि जब तक 5 साल तक, कब तक, जब तक उसका टाइम पीरियड है तब तक। आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं 5 साल तक जो कुछ भी काम करूँगा, सपोज कि मैंने 5 साल के करियर के अंदर मैंने 2 लोगों को टपका दिया, तो वो 2 लोगों की इंक्वायरी मेरे 5 साल के टर्म खत्म होने के बाद शुरू होगी। वो इंक्वायरी मेरे पे तो बहेगी, वो इंक्वायरी मेरे पे बैठेगी जरूर। कब बैठेगी? 5 साल जब मैं अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करूंगा तब मेरे पे वो सिंपल एक कॉमनर, एक आम इंसान की तरह मेरे ऊपर वो मुकदमा बैठेगा और उसको मेरे को सजा भी दी जा सकती है। किस तरीके से? एक आम इंसान की तरह। बट अगर जब तक मैं प्रेसिडेंट के रूप में हूँ तब तक मेरे पास पावर है कि मैं 71 आर्टिकल के अंतर्गत मेरे पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो आप समझ गए ये लोग, ये हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी, जिसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ कि हर इंसान लॉ के अंतर्गत ही काम करना चाहिए और उसके लॉ के रहेगी उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपवाद में 2 इंसान है, एक तो गवर्नर और एक प्रेसिडेंट। अपने दोनों का अलग अलग आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको पूछ दिया गया मैंने, ठीक है। अब हो गया आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 15, कौन सा है? नो डिस्क्रिमिनेशन। देखो इसमें 2-3 चीज़ें आपको डिटेल में दी होगी कि रिलीजियंस, रेसेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिजर्वेशन। ये मैं आपको बहुत डिटेल समझाऊंगा, रुको अभी। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो, आप जाति के आधार पर नहीं कर सकते हो, आप किसी रिलीजन के आधार पर नहीं कर सकते हो, आप जेंडर के आधार पर नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई इंसान नेपाल में पैदा हो गया तो उसको आप बोलोगे नेपाल या चाइना, आप उसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर वो इंसान वहाँ से उठ के अगर दिल्ली में आके कोई काम कर रहा है तो आप उसको बोलोगे कि नेपाल चले, चाइनीज़ चल काम कर, आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करो तो रिजर्वेशन सीट को यहाँ रखा नहीं गया है, पर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझ रखा है क्योंकि आप उसको समझ में, आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाओ। हमने पहले आर्टिकल में बात की कि इक्वालिटी, तो हर इंसान इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हर इंसान इसमें भी इक्वल होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि किसी भी तरीके से आप गिनो तो सब लोग एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों रखा गया सर? अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हर इंसान, हर एक सिटीजन इंडिया को इक्वल होना चाहिए, तो हमने रिजर्वेशन क्यों रखा है? देखो अब होता ये है ना कि आज की जनरेशन में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पहले वो समझ लो आप
कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है। एक और चीज़, रिजर्वेशन जब लाया गया था तब उसका भी रिसेंटली एक मुकदमा आया। मुकदमे में ये कहा गया कि 2020 से उसके एक्सटेंड कर दिया गया 2030 तक। कब तक कर दिया गया है? 2020 में उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 2030 तक। अब देखो सिंपल देखो, कोई भी चीज़ होगी उसके विरोध में कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ लोग नहीं खड़े होंगे। अगर रिजर्वेशन लिटरली नहीं चाहिए होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको कब का निकाल के फेंक चुकी होती। अगर चाहिए तभी सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि सर अगर ऐसा होता तो निकल तो कब का जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये लोग तो कहीं ना कहीं आगे प्रगति कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ये लोग भी अगर अब देखा जाए तो ऑन पेपर भले लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतने नहीं पहुँचे, हम लोग नहीं पहुँचे हैं, बट ये लोग कहीं ना कहीं विकास दर के आगे निकल चुके हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर ये लोग इतना आगे बढ़ चुके होते तो सुप्रीम कोर्ट इसको निकालने में क्या जाता है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर से रिजर्वेशन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है, ठीक है। तो उनके पास ये सत्ता होने के बावजूद भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल सब व्यू आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक पॉलिटिकल व्यू आ जाता है कि जो पार्टी होती है वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंगत चीज़ों को और अंगत चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए या फिर वोटिंग पावर को लेने के लिए इस टर्म का यूज़ करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन है ना बहुत जगह पे लगता है, वो आपका आएगा अगले नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है। अब ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 15। कौन सा है? नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आपको भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर द पब्लिक एम्पावरमेंट। मतलब कि अगर कोई भी जगह पे आपकी नौकरी है, कुछ भी है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे कुछ भी है, आपको हर जगह आपको हर इंसान को उसकी कैटेगरी के हिसाब से या उसकी क्षमता के हिसाब से आपको जॉब देनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसमें आपको दो चीज़ आती है कि आप कास्ट या रिलीजन के हिसाब से आप किसी का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कह दिया जाए कि भाई आपके नीचे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर रहने चाहिए, या किसी मुसलमान को कह दिया जाए कि आपकी पूरी ऑफिस में सारे मुसलमान रहने चाहिए। नहीं, आप वो नहीं कर सकते। हाँ, बट एक चीज़ उसमें एक और स्पेसिफिक मेंशन की हुई है। क्या चीज़ की गई है कि अगर पब्लिक एम्पावरमेंट है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो कहती है कि मुझे सारे के सारे वुमेन चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को सारी वुमेन्स चाहिए मेरे डिपार्टमेंट के अंदर या मेरे कॉल सेंटर के अंदर, तो वो उनको पता है वो चीज़ कि अगर लड़कियों से बात करते करते अगर हमें कोई चीज़ें बेचवानी हो तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर इस कॉल सेंटर के अंदर हम 90% लड़कियों को रखेंगे और 10% वो रखेंगे जो इनके सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे, जो कि लड़के होंगे। तो 90% लड़कियाँ होने के बाद तो हम लोग वहाँ जाके ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है कि हमको भी जॉब दो, चलो। तो वहाँ पे प्राइवेट में एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि प्राइवेट कंपनीज अपने ऑफिशियली अपने तरीके से वो चेंजेस कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी है। यहाँ पे आप आपकी खुद की कंपनी के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप रिजर्वेशन का धंधा नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन का लग रहा है कि रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो आपका पर्सनल व्यू होगा। अगर आपको लगता है कि आपको देना चाहिए तो दो, वरना मत दो, वहाँ पे आपका पर्सनल व्यू है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जेंडर के हिसाब से नहीं दे सकते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, चाहे जेंट्स हो बॉय हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने वो चीज़ बहुत फेस की होगी। जो मेल बंदा होता है ना, एक आता है जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद आता है एक मेल आता है, वो होता है रिजर्वेशन कैटेगरी का, ओके। वुमेन एक आती है जिनको कोटा मिलता है। कौन सा? वुमेन्स कोटा। क्या मिलता है? वुमेन्स कोटा। एक आती है जिनको मिलता है वुमेन रिजर्वेशन कोटा। तो जो ये इंसान होगा ना, इसको करनी होगी 100% मेहनत, इसे भी करनी होगी 100% मेहनत। इसमें होगा 70% ऑफ द वेटेज। मतलब अगर 10 लाख से 20 लाख फॉर्म भरे गए होंगे, सपोज कि आप इतना इमेज कर लो कि अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो उनमें से जनरल कैटेगरी के लोग होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। बहुत ज़्यादा इन द सेंस के 10 लाख में से अगर गिन लो 7 लाख भी जनरल कैटेगरी लोग हैं। मतलब कि अगर उनका मेरिट बना होगा तो वो लोग टॉप में बैठे होंगे,
ठीक है। और अब ये रहे रिजर्वेशन वाले लोग, तो ये लोग भी कहाँ होंगे, अगर ये लोग कम मार्क्स भी लेके आते तो भी ये लोग ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे इनको एक ये रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ कि वुमेन्स को यहाँ पे मिलता है अलग से मैटर मिलता है, यहाँ पे वो इक्वल डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये समझो ऐसे कि अगर यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए दोनों को, तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ देखी होगी कि अगर 100 जगह होगी तो उसमें से लड़कियों को सिर्फ 20 जगह दी जाती है या फिर 30 जगह, और बाकी 70% के अंदर, बाकी 70 सीट्स के अंदर मेंस के सारी कैटेगरी आ गई। बट वो 30 या 20 सीट के अंदर वुमेन कोटा भी आ जाता है और रिजर्वेशन कोटा भी आ जाता है, दोनों चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं दिखता है यहाँ पे, ओके। बाकी आज आपको फिर से आगे रिजर्वेशन आगे यहाँ पे जो मैंने आपको समझा दिया फिर से एक बार कि रिजर्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 16। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी, छुआछात वाली। अब देखो ये जो चीज़ है ना वो मोस्ट ऑफ गांव में दिखती है, शहरों में वो चीज़ नहीं होती। शहरों में किसी का टाइम ही नहीं है कि किसके पास बैठा है किसके पास नहीं बैठना, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हाँ वो देखेगा बोलेगा कि भाई तू अपनी जाति बता, वो जाति बताएगा आधार कार्ड निकाल के, हाँ भाई तू तो दलित है तेरे से बात नहीं करनी, चलो रहने दे। तो वो सब नहीं होता है यहाँ पे। इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ पिछड़े हुए गांव है वहाँ पे होता है। बट अगर आप इनको सिनेरियो को, इस चीज़ को अगर सिटी या फिर अर्बन एरिया में अगर देखोगे तो वो उतना टाइम नहीं है किसी के पास यहाँ भाई, क्या वो देखने बैठेंगे, ठीक है। तो उसका पहला नियम आया था 1985 के अंदर, जिसको स्ट्रॉन्ग किया गया 1989 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका हरिजन एक्ट एक एक्ट है, उसके अंदर आपको उसमें फुल पावर्स दी गई है 1989 के अंदर कि आप इस चीज़ को पूरा हटा सकते हो, ठीक है। ये पूरी आपकी होगी आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 जो क्या है, टाइटल्स को निकाल देना। क्या निकाल देना? टाइटल्स को निकाल देना। मतलब अगर आज कोई भी इंसान होगा उसको भारत रत्न मिला है तो अपने नाम के आगे ये नहीं लिखवा सकता कि भारत रत्न XYZ, ठीक है। या किसी को खेल रत्न मिला है तो वो अपने नाम के आगे लिखवा सकता नहीं है कि खेल रत्न XYZ। मतलब इनडायरेक्टली जहाँ पे आपकी सरनेम होती है उस सरनेम के आगे आप अपना टाइटल ऐड नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें एक और अपवाद है कि आपको विदेश से कोई टाइटल मिलता है, आपको पाकिस्तान से या फिर न्यूयॉर्क से या फिर जर्मनी से या किसी भी और देश से आपको कोई टाइटल मिलता है और आपको टाइटल आपको एक्सेप्ट करना है, आपको टाइटल लेना है, तो उसके पहले आपको इंडियन प्रेसिडेंट की अनुमति लगेगी। अगर इंडियन प्रेसिडेंट आपको अनुमति देता है तो आप उसको अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने नाम के आगे वो एड्स को ऐड कर सकते हो, बाकी आप उसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी, आप नेशनल अवार्ड्स को ऐड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, तो आपके माइंड में ये भी आएगा कि सर जो एजुकेशन फील्ड वाले होते हैं, मतलब जो प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, कोई PhD किया हुआ प्रोफेसर है, तो वो अपने नाम के आगे क्यों लिखते हैं? तो उसमें एक अपवाद दिया हुआ है कि आप अगर एजुकेशन फील्ड में काम करके आ रहे हो तो आपको उसमें छूट मिलेगी, आपको उसमें छूट छाट मिल जाएगी कि आप अपने नाम के आगे लिख सकते हो। आप वो दर्शा नहीं रहे हो कि उस इंसान ने उसको कमाया है, आप वो दिखा रहे हो कि उस इंसान ने इतनी मेहनत की तब जाके वो डॉक्टर बना है, ठीक है। सिंपल। तो आपके मन में ये भी आएगा तो सर यहाँ पर फिर हम क्यों लिखते नहीं है? क्योंकि ये नेशनल अवार्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेशनल अवार्ड मिलता है सालों में, बहुत मेहनत करने के बाद सालों, 2 साल 10 साल 20 साल में एक बार मिलता है किसी इंसान को, ठीक है। पद्म भूषण से वो सब हो गए, वो सब देखोगे तो उन लोगों ने अपनी फील्ड के अंदर बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है तब जाके उनको मिला है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को 10-15 साल की, 5 साल 10 की मेहनत में उनको मिल चुका है, नो चांस। डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल, ये सब ने बहुत मेहनत करते हैं, बट आपने देखा होगा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो करोड़ों में है। डॉक्टर तो करोड़ों में है, इंजीनियर तो भाई आधा देश पड़ा है अपना इंजीनियर का, खाली पड़े हुए हैं। तो वो लिखवा सकते हैं अपने आगे कि इंजीनियर है डैश डैश डैश, डॉक्टर डैश डैश डैश, ठीक है। एक आता है फिर आपका रैंक का। अब देखो रैंक ज़रूरी है, किस लिए? अगर आप आर्मी में हो, पुलिस में हो, सिविल्स में हो, सिविल ऑफिसर कुछ भी हो, तो आप अपने नाम के आगे ऐड कर सकते हो कि भाई IAS ऑफिसर XYZ या IPS XYZ, ठीक है। तो वो आपको एक वो दिखाता है कि ये इंसान ये है और इसका नाम ये है, ठीक है। तो आप मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो आप समझ गए अभी तक आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, ये चारों आर्टिकल किसके लिए है? राइट टू इक्वालिटी। कहीं ना कहीं देख लो आप, अब अगर आप देखो तो क्या चीज़ होती है, पहले आर्टिकल में क्या दिया कि किसी भी तरीके से सबको इक्वल रखा जाए और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ के अंतर्गत, बस 2 लोग बाहर रहेंगे,
दूसरी चीज़ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे, जाति के हिसाब से कहाँ पे जन्म हो रहे हो आप उनके आधार पे हमको अलग नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ, मतलब पब्लिक सेक्टर में कहीं भी कोई जॉब आएगी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जॉब आएगी, वहाँ पे आपको इक्वल रखना होगा। दूसरी चीज़ अनटचेबिलिटी को हटा दिया, मतलब कहीं ना कहीं सब लोग इक्वल रहेंगे फिर से यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो आपके टाइटल्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं उनको हटा दिया, तो हो क्या हुआ, एक आपका इक्वल ही हो गए सब लोग। तो 14 से लेके 18 तक क्या होगा आपका, राइट टू इक्वालिटी। क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी। अब आप देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, आर्टिकल नंबर 19 जो है आपका राइट टू फ्रीडम। क्या है, राइट टू फ्रीडम। आपको इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स दी जाती है, इसका एक और नेक्स्ट नेम है, क्या है, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कहीं ना कहीं बताऊँ ना, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये सात चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होती तो आज तुम लोग जेल में होते, या तो तुम जेल में होते या जेल के बाहर होते। ज़िंदगी जेल जैसी होती, इतने सामान्य वर्ड में समझ लो कि ये चीज़ें हैं तो तुम चैन की सांस ले सकते हो। जेल में जब आपको कोई इंसान किसी का मर्डर करता है, कुछ करता है, जब वो जेल में जाता है ना, तो जब वो लास्ट जब जज जिसके ऊपर साइन करता है ना, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक जगह लिखा होता है कि आपके पास से आपकी फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू फ्रीडम के सारी पावर्स को छीना जा रहा है। जब उस इंसान के ऊपर अपनी सज़ा को कबूल करके उसको सज़ा मिल जाती है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक की बात नहीं कर रहा। एक और चीज़ अब देखते हैं कि इसके अंदर जो 7 और 6 दिए हुए हैं वो कौन कौन सी फ्रीडम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला उन लोगों ने दिया कि राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन। क्या कहा गया, राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। अब स्पीच से याद करना, RTI क्या है, RTI 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये स्पीच में मैंने इसलिए आपको याद दिला दिया क्योंकि अगर आप अपनी अभिव्यक्ति किसी को व्यक्त कर रहे हो, अगर आप किसी को कुछ पूछ रहे हो तो सामने वाला कुछ बोलेगा ना, तो सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पे RTI को इसमें इंक्लूड किया गया। इसी के आधार पे आप कह सकते हो, किसी को आप जब करते हो ना कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो RTI का आपने कर दिया, तो उस RTI के अंतर्गत आपके पास ये पावर होती है, आपके पास एक चीज़ हो जाती है कि भाई हम लोग इस 19(1) के हिसाब से, किसके हिसाब से, 19(1) आर्टिकल नंबर 19 सब आर्टिकल 1 के हिसाब से हमको ये आंसर दो इसका, आपको वहाँ से आंसर मिल जाता है। दूसरी चीज़ एक्सप्रेशन, मतलब आप खुश हो, नाराज़ हो, आप अपने किसी नेता के लिए बहुत खुश हो, किसी नेता के विरोध में आपको कुछ करना है, तो आप हर वो चीज़ कर सकते हो। आपके पास आप फुल छूट छाट है, आपको जो करना है आप देश के अंदर कर सकते हो, बस उस कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहिए जिसके अंदर आप ये हो जाए कि आप भारत के बंधारण के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए, या फिर देश के विरोध में नहीं होने चाहिए, ठीक है, देश के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी इनडायरेक्टली कि इसमें आप स्पीच कर सकते हो, पर इसमें आप देश विरोधी नारा लगा सकते नहीं हो, आप ये नहीं बोल सकते हिंदुस्तान वाला डैश 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 करके, ठीक है। दूसरी चीज़ आप एक्सप्रेशन कर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी हम हमारे देश के झंडे के ऊपर पाँव रख के उसके इंसल्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वो आपको यहाँ पर वो फ्रीडम नहीं मिलती है। आपको फ्रीडम किस बात की मिलती है कि आप झंडे को उठाओ, अच्छी जगह रखो या उसको लहराओ, आपको वो फ्रीडम है, ठीक है, एक्सप्रेशन मिलते हैं। दूसरी चीज़ असेंबल, ठीक है, असेंबल होना। आप इसको इस तरीके से याद रखो कि जो पूरी सीरीज़ है उसको याद करने का एक ट्रिक होती है, क्या कि आज मैं एक इंसान हूँ, मेरे में बोलने की ताकत है, मैं किसी को कन्विंस करने की मेरे पास ताकत है, तो मैंने बोलना शुरू किया और एक असेंबली क्रिएट होगी, मेरे पास पब्लिक की एक पावर होगी मेरे पास। तीसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक एसोसिएशन या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा, मैंने पहले बोला, मैंने 5, 6, 10 लोगों को इकट्ठा किया जो कि किसके बिना, आर्म के बिना, किसके बिना, आर्म्स के बिना, हथियार के बिना मैंने उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने उनको बोला कि काम करते हैं, हमारे संगठन को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम उसको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक एसोसिएशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने किसी का नाम सजेस्ट कर लिया और हमने बोल दिया कि भाई XYZ एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देश भर में घूमना शुरू कर दिया। क्या किया, मूवमेंट करना, मतलब राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है कि मूव फ्रीली एट एनीवेयर। देश की जहाँ तक हिंदुस्तान की पूरी टेरिटरीज चलती है ना, वहाँ तक आप बिंदास घूम सकते हो, उसके अंदर आपको कोई रोक टोक करने वाला कोई इंसान नहीं है आपको, ठीक है। मूव फ्रीली।
तो हम लोग तब सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने बोलना शुरू किया, असेंबली क्रिएट की, लोगों को बोला कि तुम मुझसे मिलने आओ, मेरे पास ताकत है बोलने की, मैं स्पीच में किसी को कन्विंस कर सकता हूँ। मैंने वो किया, बट उनको मैंने बोला कि तुम आर्म लेके मत आओ। वो लोग आर्म लेके नहीं आए, वो लोग आए, हमने एसोसिएशन क्रिएट किया। उसके बाद हम लोग बाहर मतलब हम लोग उस जगह से निकल के अलग अलग हमारे और समुदाय को क्रिएट करने के लिए और लोगों को बनाने के लिए हमने अलग अलग 28 जिलों के अंदर, 28 राज्य के अंदर हमारे प्रतिनिधियों ने भेज दिए। ठीक है, हमको भेजने के बाद हमको क्या लगता है पता है, कि हमारे में कुछ मेंबर्स वापस आए और कुछ लोग वहाँ रह गए। क्या हुआ, हमारे कुछ मेंबर्स वापस आए और कुछ लोगों ने सोच लिया कि भाई मुंबई आया हूँ और मुंबई की लड़की पसंद आई है और यहीं पे शादी करनी है मेरे को। तो उस बंदे ने शादी की, और शादी करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक रेसिडेंस ढूंढा, घर बार ढूंढा रहने के लिए। ठीक है, रहने के बाद अब देखो ये आर्टिकल है ना प्रॉपर्टी वाला, ये आपका निकल चुका है। पहले क्या होता था पता है, ये आर्टिकल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। मोरारजी देसाई के टाइम पे ये आर्टिकल निकला है, आर्टिकल नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपका मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर ये आपका आर्टिकल निकल चुका था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये इसलिए निकाला गया था क्योंकि देखो सपोजिट उस टाइम पे यह था कि जो इंडियन देश था ना वो एक डेवलपिंग कंट्री था, एक डेवलप के स्टेज पे चल रहा था। ठीक है, तो जब कोई इंसान डेवलपिंग स्टेज पे चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, जो फिजिकल आपको लोगों को की ज़मीन चाहिए होती है आपको। मैं आपको सिंपल इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर सपोज कहीं पे एक नेशनल हाईवे निकालना है जो 2 राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके बीच में अगर यहाँ पे किसी की ज़मीन है, यहाँ किसी की ज़मीन है, यहाँ किसी की ज़मीन है, यहाँ किसी की ज़मीन है, तो सपोज इस बाबा ने बेच दी, इस बाबा ने बेच दी, इस बाबा ने बेच दी। भाई जो लास्ट के जो बाबा थे उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं भाई मेरी तो खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है, आपको रोड बनाना है तो आप रोड को ऐसे कन्वर्ट करो और आगे से घुमा के यूँ ले जाओ। वो ना हो इसलिए हमने राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट निकाल दिया। अब होता क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट निकालने के बाद अगर आप सरकार के किसी भी काम के अंतर्गत आप विद्रोह करते हो तो सरकार आपके सामने कह सकती है कि आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है, आपको सरकार का कहना मानना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये हो चुका था कि अभी तक जितनी भी ज़मीन है पूरे देश के ऊपर, जितनी भी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में आती हैं। राइट नाउ चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे दुनिया में किसी का भी घर हो, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंतर्गत आता है अभी। ठीक है, चाहे दस्तावेज, चाहे घर का पूरे लोन आपके नाम पे चले, सब कुछ चलाओ, बट अगर उस ज़मीन पे कल के कुछ होता है तो भारत के अधिनियम, प्रॉपर्टी अधिनियम के अंतर्गत आपको जो मुआवजा देना होगा वह मुआवजा देने के बाद आपसे वो घर छीन लिया जाएगा। छीन लिया इन द सेंस आपसे खाली करवाया जाएगा। इनडायरेक्टली पूरे भारत की ज़मीनें, सारे घर, सब कुछ अभी तक भारत के हिस्से की जो सरकार होगी उनके हाथ में रहेगा। पर सरकार कभी ये चीज़ उल्टा सीधा काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि उनको भी सत्ता में रहना है, उनको गिरना नहीं है। ठीक है, लास्ट चीज़ आती है आपकी प्रोफेशंस। प्रोफेशन मतलब रहने की, मतलब रहने के बाद आपको कुछ तो खाने पीने का चाहिए होगा तो आप वहाँ पे जाके जॉब वगैरह कर सकते हो। इनडायरेक्टली अब आप समझो सिंपल भाषा में क्या हुआ, मैंने स्पीच किया, मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बोलने के बाद मैंने एक एसोसिएशन क्रिएट किया, एक असेंबली क्रिएट की, 5-10 लोगों को मैंने बुला लिया, 10 लोगों को बुला लिया और 10 लोगों को कहा गया कि 10 लोग आप आ रहे हो, आप हथियार लेके मत आओ। वो लोग हथियार लेके नहीं आए। ठीक है, वो लोग आए, मैंने एक एसोसिएशन बना दिया कि XYZ नाम की कंपनी जो देश के अंदर अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, मैंने क्रिएट किया। उन लोगों को मैंने क्या कहा कि तुम लोग सब लोग 28 राज्यों में जाओ और हमारा प्रचार करो। 28 राज्यों में पब्लिक गई और हम लोग में से सिर्फ 10 लोग वापस आए, बाकी वहाँ रह गए। क्यों रह गए, तो उन लोगों को वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई और वो लोग वहाँ पे रेसिडेंट, वहाँ पे उन्होंने रहना का शुरू कर दिया। अब वहाँ पे रह रहे हैं, वो बीवी के साथ रह रहे हैं, तो अब वहाँ पे रहने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से रह रहे हैं और कमा यहाँ पे रहें, तो वहाँ कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो वहीं पे इन लोगों ने खुद तक बिजनेस खड़ा कर लिया। ये आपकी 7 सिंपल फ्रीडम्स हैं जिनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना इजीली इतना समझा दिया है कि भाई इनके बाहर इनको समझना या फिर स्टोरी लाइन में समझना बहुत ईजी है। ठीक है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई थिंक सो इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं आपको। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20, 21 और 22 जो लास्ट आपके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने लास्ट 4 पॉइंट जो कि है आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A और 22। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के आपके लास्ट के 4 आर्टिकल है।
ये आप कर लोगे, मतलब आपके 2 आर्टिकल्स में से 7 आर्टिकल्स या 6 आर्टिकल्स में से आपके 2 आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, आपके दोनों एकदम प्रॉपर वे में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 20 में क्या दे रखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब इस इनडायरेक्टली इसके अंदर ये कहा गया है कि किसी इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है, किसी इंसान को किस तरीके से उसका मुकदमा चलेगा, उस मुकदमे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको रखनी है, वो किस हिसाब से रखनी है कि नो एक्सपोर्ट फैक्ट, मतलब कि इसके अंदर आपको वो बात होता है। पहले आप ये समझ लो, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, आप ये समझ लोगे तो आप इसमें उसको ऑटोमेटिक समझ लोगे। क्या है? नो डबल जजमेंटल, मतलब अगर किसी इंसान को किसी भी एक चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी एक चीज़ के लिए अगर उसको एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उसको फिर से सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब नो डबल जजमेंटल, मतलब अगर किसी एक्स नाम के व्यक्ति को ऑलरेडी एक मर्डर केस की सज़ा मिल चुकी है तो उस इंसान को 10 साल के बाद छूटने के बाद उसी केस के लिए फिर से 10 साल की सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, ये नो डबल जजमेंटल। दूसरी चीज़ कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि क्रिमिनेशन, मतलब ये एक्स नाम का बंदा है ना, यही इंसान फिर से अपने क्राइम को लेके या फिर जब उसके वो मुकदमा चल रहा होगा तब वो इंसान खुद की गवाही नहीं दे सकता है। उसको अपनी गवाही के लिए कोई भी इंसान चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा कि वो जो लॉ वाली जो पुतली होती है ना, वो मैडम, उनकी आंख पे पट्टी बनी होती ब्लैक कलर वाली, यूँ वो पट्टी क्या दिखाती है कि कानून अंधा है। कानून किस पे विश्वास करता है? सिर्फ और सिर्फ सबूत पे विश्वास करता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सबूत है मतलब आप सही हो। अगर सबूत नहीं है, चाहे अपने वहाँ पे माँ कसम नहीं चलती, इनडायरेक्टली इसमें मैं बता रहा हूँ, वहाँ माँ बाप भाई बहन की कसमें नहीं चलती हैं। वहाँ चलता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, क्या? सबूत। सबूत है तो आप जीत गए। समझ गए आप लोग कि नो क्रिमिनेशन, मतलब कि यहाँ पे आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते या फिर आप खुद के पक्ष में गवाही नहीं दे सकते कि मैंने मर्डर नहीं किया था या फिर मैंने नहीं किया था। आप बचाव पक्ष में आपका वकील रखो, वकील अपने सबूत ढूंढ के लाए। अगर आपने मर्डर किया होगा तो साबित होगा, अगर मर्डर आपने नहीं किया तो उसका प्रूफ लेके आ जाओ। 2 चीज़ हो गई। अब आती है तीसरी चीज़, ये एक्सपोर्ट, मतलब इसमें क्या दिया हुआ बताएं कि अगर सपोज कि अभी 2021 चल रहा है और इस एक्स इंसान ने अभी मर्डर किया है और अभी मर्डर करने का जो प्रावधान दिया हुआ आईपीसी के अंतर्गत, उसमें दिया हुआ है कि भाई 10 साल से लेकर 7 साल की सजा। ठीक है, अगर इस बंदे ने मर्डर अभी किया है, 2021 में किया है, तो इसका प्रावधान क्या होगा कि भाई इसको 10 साल से लेकर 7 साल की सजा को मिलनी चाहिए। बट अगर इसी इंसान ने अगर लॉ को चेंज होने के बाद, सपोज कि जिस दिन से मर्डर किया उस दिन चेंज नहीं हुआ और दिसंबर महीने में जाके लॉ चेंज हो गया, लॉ ये हो गया कि भाई अब हो गए हैं 20 साल, तो उस इंसान को इसने मर्डर किया है, उस इंसान को ये सज़ा नहीं मिलेगी। उसको कौन सी सज़ा मिलेगी? उस टाइम पे जो सज़ा ऑनगोइंग थी ना, जिस टाइम पे उसने मर्डर किया उस टाइम पे जो उसमें प्रावधान दिया हुआ था वही उसको सज़ा मिलेगी, ना कि जो नई बनाई गई है। नई बनाई किसको लागू पड़ेगी? जो उस टाइम पे जिसने मर्डर किया ना उनको लागू पड़ेगी। इनडायरेक्टली वही चीज़ है कि जिस टाइम पे जो लॉ बनाया गया है वो उस टाइम के लिए उस इंसान को पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट करता होगा। ऐसा नहीं है कि भाई टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा और उस इंसान को उतनी सज़ा मिलती जाएगी, वरना जिंदगी भर बाहर निकल ही ना पाए बंदा। ये तो राइट, सुधरने का मौका हर किसी को एक बार मिलता है, उस तरीके से ये बात हो गई है। ओके, ये हो गया आपका 20वां आर्टिकल, जिसमें आपका ये चीज़ दी हुई है कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन, उनको रिप्रेजेंट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको ऑफेंस नहीं करना किसी भी तरीके से। तो ये आपका 21वां आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज़। इसके अंदर टोटल आपको 22 टाइप के राइट्स दिए हैं। कितने? 32 टाइप को, सॉरी कितने? 32 टाइप्स के राइट दिए हैं, 32 टाइप के राइट। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 32 टाइप्स के राइट्स, मतलब इसके अंदर आपका हेल्थ, लाइफ, सब कुछ आ गया। इसके अंदर आपको एक और चीज़ आती है, कौन सी? सुसाइड वाली, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपको फंडामेंटल राइट दिया है कि यू हैव टू लिव। हमने क्या दिया है कि राइट टू लिव एक दे दिया है, एक फंडामेंटल राइट आपको दिया। अगर आप उस राइट के अगेंस्ट जा रहे हो मतलब आप एक गुनहगार हो। अगर आप सुसाइड करते हो, लोग ये पूछते हैं ना कि सर सुसाइड करने से सजा किस बात की मिलती है? तो सजा इस बात की मिलती है कि सुसाइड करने के बाद अगर वो इंसान बच जाता है तो उसको मिलती है कि आपने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सजा दी जा रही है।
समझ में आया अब आपको? ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे लिख दिया है कि भाई सुसाइड करना एक कानूनी गुनाह है, नहीं, ऐसा कि लिखा हुआ नहीं है। लिखा ये गया है कि राइट टू लाइफ, हम आपको ज़िंदगी दे रहे हैं, ज़िंदगी जीने का हक दे रहे हैं। अगर आप उसके विरोध में कोई काम करने हो तो आपको डेफिनेटली आपकी उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको। समझ गए आप लोग कि राइट टू लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे। इसके अंदर और भी आपके 32 दिए हुए, इसके अंदर आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, आपको दिख रही होंगी। वो 32 राइट्स हैं पूरे, ठीक है। अब आ जाओ इस टाइप पे। अब आता है आपका इसी के अंदर एक ऐड किया गया, क्यों? इसके 5th या 6th आर्टिकल में दिया हुआ है आपका एजुकेशन के बारे में। उस एजुकेशन को रिलेट करके उस लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, क्या किया, एक आर्टिकल एक नया इंक्लूड कर दिया कि आर्टिकल नंबर 21A क्या है? आर्टिकल नंबर 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। अमेंडमेंट कौन सा? तो अमेंडमेंट आएगा 86, कौन सा साल? तो 2002, याद रखना। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे पहले 32 रूल्स के अंदर था, 32 राइट के अंदर था, उसको वहाँ से निकाल के एक अलग आर्टिकल के अंदर रिप्रेजेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट में? तो 86 अमेंडमेंट। साल कौन सा? 202 सॉरी, ठीक है, 2002 में, ठीक है। उसमें क्या प्रावधान दिया? उसमें प्रावधान ये दिया गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होगा। अगर नहीं पढ़ता है तो वो उसकी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन गिनाया जाएगा, ठीक है। या फिर उसको ये चीज़ करने से कोई रोकता है तो वो भी सरकार के विरुद्ध में जा सकता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि सरकार के विरुद्ध जाने के बाद आपको क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 21A। अब आ जाओ आपका मेन आर्टिकल नंबर 22। इसमें आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको राइट मिलेगा कि अरेस्ट होने के टाइम या डिटर्मिनेशन के टाइम पे कौन कौन से क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ पावर्स की छूट मिलती है। तो कहता है पॉजिटिव डिटर्मिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव डिटर्मिनेशन इसके अंदर क्या होता है? आपका मेन चीज़ ये होती है कि आपको इसमें किसी इंसान ने कुछ किया है तो आपको उसका वारंट मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज कि यहाँ पे वाई नाम का इंसान जिसने मर्डर किया है या फिर मर्डर करने का उस पर एलिगेशन लगा है या ऐसा कुछ एलिगेशन है कि भाई उस इंसान ने किया होगा, वो कंफर्म नहीं है बट हो सकता है कि उसने किया हो, ठीक है। या फिर किसी वकील ने अपील डाली है किसी चीज़ के लिए और प्रूफ हो चुका है कि हाँ भाई ये हो चुका है, तो उसके खिलाफ एक वारंट निकलेगा, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट या जज के सामने, दोनों एक चीज़ होती है, याद रखना, मैजिस्ट्रेट बोलो या जज बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। मैजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको खड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। खड़ा मतलब उसको पेश करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी? उसको एडवोकेट मिलेगा। एडवोकेट इन द सेंस कि अगर वो अमीर इंसान है तो खुद का एक पर्सनल एडवोकेट लेकर आ सकता है। अगर वो गरीब इंसान है तो उसको गवर्नमेंट वकील मिलेगा, जो मोस्ट ऑफ केस हारता है, ये कभी जीतते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पैसा गवर्नमेंट दे रही होती है, ऊपर से उनको एक सैलरी के रूप में पैसा आ रहा होता है ऑलरेडी, तो वो लोग इतने मेहनत करते ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। ये हो गया आपका 3। एक आता है आपका प्रिवेंट डिटर्मिनेशन। ये आपका बहुत सख्त होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये वाई नाम का बंदा दिख रहा है ना, ये बंदा, अगर आपको लगता है कि ये बंदा आगे जाके देश विरोध में जा सकता है या फिर ये बंदा कहीं पे हिंदू मुसलमान के कोई आग लगाने के काम ये कर सकता है, तो या ये सोचिए, ये सब पता कब आता है? ये इसका टर्म का यूज़ कब किया जाता है? जो मोस्ट ऑफ इलेक्शन होते हैं या फिर देश के अंदर कोई ऐसा मुद्दा बहुत हॉट चल रहा होता है ना, जिसके ऊपर लगता है कि बहुत जल्दी विद्रोह हो सकता है, फिर बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है, तभी लोग करते हैं। तभी लोग क्या करते हैं? इसकी टर्म को यूज़ करते हैं। कौन से? आर्टिकल नंबर 22 की प्रिवेंट टर्म को यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं? विदाउट वारंट किसी भी इंसान को उठा लेने का, किसी भी इंसान को, उनको लगता है कि भाई रास्ते में कुत्ता चल के जा रहा है, इसके कारण एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, उसको उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या मैंने कुत्ते के एग्जांपल, यहाँ पे आप इंसान को गिन सकते हो, ठीक है। कोई इंसान चल के जा रहा है, आप उसको उठा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद कितने महीनों तक आप उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हो? तो आप रख सकते हो टोटल 3 महीने तक। कितने? 3 महीने तक आप उसको कस्टडी में रख सकते हो विदाउट एनीथिंग। आपने अगर रिसेंटली सुना होगा तो कश्मीर में जब 370 हटी थी, 370 हटी, तो क्या हुआ था? वहाँ के जो मोस्ट ऑफ बड़े बड़े जो मिनिस्टर थे या फिर जो महिलाएं थी जो पार्टी में बहुत आगे बढ़ी हुई थी, उनको क्या किया था? उनको होम अरेस्ट किया गया था। क्या किया गया था? होम अरेस्ट। होम अरेस्ट में क्या होता है कि आपको घर के अंदर रहना पर घर के बाहर निकलना नहीं है। आपको घर के अंदर हर वो सुविधा मिलेगी बट आपको घर के बाहर निकलना नहीं है। बट एक चीज़ है उसके अंदर, पता है क्या?
आपको मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त खाना मिलेगा बट आपको टीवी नहीं मिलेगा। आपकी जीवन जरूरत की चीज़ों में से आपको इतना बर्खास्त किया जाएगा कि आप चैन से खाली सो सकते हो, बाकी कुछ नहीं। आपको इतना लगेगा कि भाई अगर जेल में सो रही होती तो क्या होता, तो सिंपल से एक नीचे गद्दा बुद्दा कुछ नहीं होता। घर के अंदर सो रही थी वो मुक्ति वाहिनी वाली, इसमें जो ये जो जम्मू कश्मीर की जो मेन एक लीडर थी, जो सीएम थे, उनका एक बयान था कि अगर आप मुझसे अब इस चीज़ छीन रहे हो तो आप हमको इंटरनेट या फिर सब कुछ प्रोवाइड तो कर सकते हो ना। तो हमने ये कहा था कि नहीं, अगर हम वो प्रोवाइड करेंगे तुम अंदर बैठे बैठे कॉन्फ्लिक्ट करोगे यूँ कैमरा करके, कैसे ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो सब कुछ ना हो इसलिए हमने ये प्रिवेंटिव टर्म का, डिटर्मिनेशन का टर्म को यूज़ करके हमने उनको अरेस्ट किया विदाउट एनी वारंट और 3 महीने को डाल दिया था। हम उनको वहाँ से निकाल के यहाँ लेके आते तो कहीं ना कहीं विद्रोह नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता, इसलिए हम उन लोगों को दिमाग लगाया। इन लोगों ने एक ऑप्शन मिला, क्या ऑप्शन मिला कि इन लोगों ने इनको होम अरेस्ट किया, ठीक है। होम अरेस्ट किया, 3 महीने तक इनको रखा, 3 महीने बाद सिचुएशन एकदम ठंडी हो गई, 370 हट भी गई और उन लोगों से कोई उखड़ा भी नहीं, ठीक है। वो लोग भीख मांगते रह गए थे कि हम लोग अलग देश बनाएंगे, देश बनाएंगे। अब तो साले वो राज्य भी नहीं रहे, यूनियन टेरिटरी है, मतलब सीधा शासन लगेगा दिल्ली का उसके ऊपर, ठीक है। ये हो चुका है। अब वो लोग नई डिमांड कर रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा दो, हमें राज्य का दर्जा दो, नहीं अब राज्य का दर्जा हमको मिलेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट हो चुके हैं यूनियन टेरिटरी है हमारे अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर मैंने आपके आज के 2 टॉपिक कवर किया। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, 2 कंप्लीट हो चुके हैं आपके, बाकी के 4 आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।